तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे व्यक्ति के बारे में जिसने 16 साल की उम्र में संन्यास लेने का मन बना लिया था, तो 17 साल की उम्र में वो घर छोड़कर देश घूमने निकल गया था और 18 साल की उम्र में जब वो लौटा तो उसका विवाह करवा दिया गया। तो उसने कुछ महीनों में ही अपने पत्नी को सरासर के छोड़ दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी, Prime Minister Sri Narendra Modi, प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, Prime Minister Narendra Modi, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आजाद भारत में आज तक 14 प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं और वहीं यहाँ पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, तो वहीं 14 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। लेकिन जो जलवा नरेंद्र मोदी जी का प्रेजेंट टाइम में है वो कभी किसी जमाने में जवाहरलाल नेहरू को हुआ करता था, क्योंकि ये एक नेता के साथ साथ फ्रीडम फाइटर भी हुआ करते थे और एक अच्छे राइटर भी हुआ करते थे। और कहते हैं जिसके पास लेखन की कला हो तो वो अपने आप को भगवान भी बना सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी की बात करें, उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसके कारण को इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है कि जवाहरलाल नेहरू भी पीछे छोड़ रहे हैं। इन्हें इनके कुछ सपोर्टर जहां एक तरफ भगवान विष्णु के कल की अवतार कहते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें इनके क्रिटिक्स इन्हें देश का चोर, देश बेचने वाला, डेमोक्रेसी का भक्षक बोलते हैं। अब इन दोनों में सच क्या है ये तो आप डिसाइड करिएगा, क्योंकि मेरा काम है केवल इन्फॉर्मेशन को एविडेंसेस के साथ प्रोवाइड कर। तो चलिए जानते हैं कि क्या है सच्चाई नरेंद्र मोदी जी की। ये सच में इतने अच्छे हैं कि इनको इतनी बड़ी उपाधि देनी चाहिए, या कि जितने पॉपुलर है उतने पॉपुलर होने के लायक नहीं है। आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर होने वाला है और कमेंट बॉक्स में आप बोलने वाले हो अगर नरेंद्र मोदी जिनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और मोदी जी का जन्म गुजरात के एक छोटे से शहर वादनगर में 17 सितंबर 1950 में हुआ था, यानी कि भारत के आजाद होने के 3 साल बाद। यही बात इन्हें देश का पहला प्रधानमंत्री बनाती है जिनका जन्म भारत के आजाद होने के बाद हुआ है। बचपन से ही नरेंद्र मोदी की आर्थिक कंडीशन सही नहीं हुआ करती थी और इनके पिता दामोदर दास मोदी जी इनके पास रेलवे स्टेशन में चाय के स्टॉल खोलते थे और वहाँ पे चाय सर्व करते थे। और जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि चाय की दुकान में उनके परिवार वाले भी उनकी मदद करते हैं, तो वही बात मोदी जी और उनके भाई भी किया करते थे। मोदी बाबा को बचपन से ही किताब पढ़ने का बहुत शौक रहा है और उनके दोस्तों का कहना है कि घंटों घंटों तक लाइब्रेरी में बिताते थे किताब को पढ़ते हुए। और बचपन से ही मोदी बाबा स्वामी विवेकानंद के कामों से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे और इसीलिए शायद उन्होंने 16 साल की उम्र में संन्यास लेने का मन भी बना लिया था रामकृष्णा मिशन आश्रम से, जो कि गुजरात के राजकोट में सिचुएटेड है। और इसके बाद हमारे प्रिय मोदी बाबा जी 17 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर पूरा देश घूमने के लिए निकल गए। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे महात्मा गांधी 1950 में साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद देश घूमने के लिए निकल गए थे। यहाँ पे देश घूमने से मतलब ये है कि अलग अलग रीजन्स में जाकर वहाँ की डाइवर्सिटीज, वहाँ की प्रॉब्लम्स की, वहाँ के कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को समझना और जानना, जिससे वहाँ के लोगों को मदद की जा सके और वहाँ के लोगों के बारे में जाना जा सके। ये एक इच्छा भी हो सकती है और एक शौक भी हो सकता है। इसको देश प्रेम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं अपने देश के बारे में जानने की एक जागरूकता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मोदी जी का विवाह नहीं हुआ था तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं, क्योंकि मोदी जी का विवाह 18 साल की उम्र में 17 साल की लड़की यशोदाबेन मोदी जी से 1968 में ही हो गया था। लेकिन हमारे प्रिय प्रधानमंत्री इस रिश्ते को निभा नहीं पाए और शादी के कुछ महीनों बाद ही उन्होंने अपनी पत्नी यशोदाबेन को छोड़ दिया। अब इसका एक कारण तो यह माना जाता है कि समाज के दबाव में आने के कारण मोदी जी ने विवाह किया, यानी कि विवाह करने की इच्छा मोदी जी की नहीं थी, ऐसा उनका मानना है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शादी के बाद अपनी पत्नी को छोड़ने का फैसला लिया, उसी तरीके का फैसला अगर वो शादी के पहले शादी न करने का फैसला लेते तो शायद आज यशोदाबेन की जिंदगी वैसी ना होती जैसा उन्होंने बना ली। यानी कि उन्हें वो आज सारे सुख मिले होते जो हर एक पत्नी अपने पति और अपने परिवार से उम्मीद करती है, एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ पे देखा जाए नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े फेलियर रहे, क्योंकि उन्होंने उस पत्नी को छोड़ दिया जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इनके भरोसे इनके साथ है। क्या मुझे बताएंगे ये कैसा इंसाफ हुआ मोदी जी? तो सवाल ये खड़ा होता है कि गलत क्या है? गलत ये है कि उन्होंने छुपा के रखा, या गलत ये है कि अपनी पत्नी को उसका अधिकार नहीं दिया? पहले ये समझना बहुत जरूरी है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ने अपने हलफनामे में खुद को शादीशुदा बताकर ये खुलासा किया है कि उनकी पत्नी का नाम यशोदाबेन है। तो अगर बात करें इनके राजनीतिक करियर की, तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक करीबन 29 स्कीम्स को लागू किया है, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और ऐसी कई योजनाएं जो प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया है अपने इस पूरे टर्म में। लेकिन आपने यहाँ पे एक वर्ड नोटिस किया होगा, प्रधानमंत्री, जो कि हर योजना के पहले लगाया गया है। लेकिन ऐसा क्यों? योजनाएं तो हमारे लिए बनाई जाती हैं और हम हैं तो योजना है, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इस प्रधानमंत्री की जगह कोई और शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता था, जैसे कि हिंदुस्तान योजना, समाज के लिए योजना, और ऐसे कई नाम जो है जो प्रधानमंत्री के अलावा भी रखे जा सकते थे। लेकिन ये प्रधानमंत्री ही क्यों रखा गया यहाँ पे? इसका एक सीधा आंसर ये है कि इसे कहते हैं अपना प्रचार करना, यानी कि खुद का प्रचार खुद से करना योजनाओं के माध्यम से। और हमारे प्रधानमंत्री एक बहुत अच्छे प्रचारक हैं। आपको सुनकर मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि करियर की स्टार्टिंग जो हुई थी वो RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में एज अ प्रमोटर स्टार्ट हुई थी।
जिसमें ये आरएसएस को प्रचार करने का यानी कि उसको प्रमोट करने का काम किया करते थे। और शायद इसीलिए कई योजनाओं के पहले इन्होंने प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल किया है और इस तरीके से इन्होंने ये कंफर्म किया है कि ये योजनाएं हमने बनाई। इस शब्द से सीधा मतलब होगा नरेंद्र मोदी का। और फिर आरएसएस ज्वाइन करने के बाद माननीय मोदी जी की जो गाड़ी है राजनीति की वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि 1985 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और फिर गुजरात के बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया और फिर एज नेशनल सेक्रेटरी काम किया पंजाब और हरियाणा में। और वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। वही बात उस मोदी जी के साथ भी हुई है जब 2001 में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी मोदी जी के पास कॉल करते हैं और ठीक एक महीने बाद अक्टूबर में मोदी जी गुजरात के सीएम बन जाते हैं और 2014 तक वो गुजरात के सीएम ही रहते हैं जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बन जाते भारत। इनके प्रधानमंत्री बनने का दिन है 26 मई 2014, यानी कि हमको उस दिन अपने भारत का 14th प्राइम मिनिस्टर मिल गया था नरेंद्र मोदी के रूप में। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और फिर क्या था, देश को सुधारने का सिलसिला शुरू हो गया। और ये सिलसिला कुछ इस प्रकार शुरू हुआ कि पूरे न्यूज चैनल्स में, मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में केवल मोदी ही मोदी आने लगे, मोदी ही मोदी छपने लगे। ऑपोजिशन लीडर्स एक्सपोज होने लगे, यानी कि उनका खुलासा होने लगा और सीबीआई जांच बैठने लगी लोगों पर। बहुत से बड़े बड़े लीडर्स को जेल भेजा गया क्योंकि उनके ऊपर करप्शन का आरोप था। इस तरीके से सिलसिला चालू हुआ और बहुत कुछ ऐसा जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, जैसे कि जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, जो अभी तक का सबसे डिफिकल्ट काम माना गया पूरे भारत की जर्नी में, लेकिन इसको मोदी जी ने कर दिया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक। तीसरी बात डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी को कराना। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 17 साल से चल रहा राम मंदिर का केस गवर्नमेंट जीत जाती है, ये कमाल ही है। और ऐसे न जाने कितने केस, जैसे कि 4 धाम यात्रा के लिए रोड बनाना, बनारस को पूरी तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करना, हाईवेज बनवाना, डैम्स बनवाना और बहुत कुछ। और एक सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी रही है अभी तक बीजेपी और मोदी जी की, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कंपनीज को बेचना। अब ये सही है या फिर गलत, इसमें पूरी वीडियो बननी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल की मैं बता दूं ये पूरी तरीके से ना ही सही है और ना ही पूरी तरीके से गलत। कुछ इसके फायदे भी होते हैं, कुछ इसके नुकसान भी होते हैं, लेकिन इन सब चीजों को देखकर आप ये मत सोचिएगा कि मोदी जी बहुत महान है। सच्चाई तो यही है कि कहीं न कहीं एक सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं। एक पहलू तो इनका ये रहा है कि अपने आप को इतना पॉपुलर करना चाहते हैं कि इनके प्रधानमंत्री बोलते हैं अगर किसी के सबसे पहले नाम आए तो नरेंद्र मोदी का है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है कि आप जिस देश में रह रहे हो, जिस देश में भूखे बच्चे रहते हैं, जिस देश में लोग मर जाते हैं बीमारियों से, जिस देश में आज भी एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया है कि लोग पढ़ने से भी डरते हैं, लोग स्कूल जाने से डरते हैं, उस देश को हम बोल रहे हैं कि ये हमारा सबसे मोस्ट डेवलपिंग कंट्री में से आएगा है। और ऐसा मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज भी हमारे देश में 4500 बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है भूख से मर जाते हैं। और अगर इसको साल में देखा जाए तो करीबन हर साल 3 लाख बच्चे भूख से मर रहे हैं हमारे देश में, जहाँ पे 68.8 मिलियन टन खाना बर्बाद जाता है। यानी कि एक तरफ खाने को बर्बाद किया जा रहा है और दूसरी तरफ बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और मर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी गलती है हमारी, बहुत बड़ी विफलता है। मैं ऐसे देश को एक अच्छी डेवलपिंग कंट्री कैसे बोलूं, जिसे हम कहते हैं बड़े होकर वो यूथ बनेंगे, जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे, उन बच्चों की केयर नहीं की जा रही है। वो बच्चे केवल इसलिए मर रहे हैं उनके पेट में खाना नहीं जा रहा है। अब इस बात में आप ये मत बोलने लगना कमेंट बॉक्स में कि मेहनत कर, 5 साल का बच्चा मेहनत नहीं करता है। अगर उस देश का नागरिक है तो इसी मोदी और इसी गवर्नमेंट का हक है उसकी सुरक्षा करें, उसको खाना प्रोवाइड करें। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो हर साल हमारे किसान प्रोड्यूस करते हैं उसका 40% खराब हो जाता है। केवल इसलिए खराब होता है क्योंकि हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज नहीं है उनको स्टोर करने के लिए, उनको रखने के लिए, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोगों। यानी कि पूरा का पूरा करप्शन आज भी मेंटेन है, चाहे मोदी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ जाए। जब तक हम करप्शन को नहीं हटाएंगे तब तक हम अपने देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ये तो एक प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे मोदी जी ने एक अभियान चलाया, स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें उन्होंने एक ऑब्जेक्ट सेट किया कि हम अपने पूरे देश को सबसे स्वच्छ रखेंगे, सबसे स्वच्छ बनाएंगे। और हमारे देश में हर साल स्लम्स एरिया बढ़ते जा रहे हैं। स्लम्स एरिया का मतलब आपको नहीं पता, मैं बता दूं कि वो क्षेत्र से जहाँ पे वो लोग रहते हैं जिनके पास बड़े बड़े फ्लैट लेने या फिर रूम लेने के लिए पैसे नहीं होते, जो गरीब होते, जो पॉवर्टी लाइन के अंडर में आते हैं, जैसे कि ये जो बहुत छोटे मोटे काम करते हैं लोग, तो स्लम्स एरिया में रहते हैं। यहाँ पे बहुत आप देखते हो गंदगी भी रहती है और ये एरिया हर साल शहरों में बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं। स्लम्स एरिया में रहने वाले लोगों की हालत ये होती है कि ना खाने के लिए अच्छा खाना होता है, ना पीने के लिए अच्छा पानी होता है, ना रहने के लिए अच्छा घर होता है, ना सोने के लिए अच्छा बिस्तर होता है, और ना ही जीने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट होता है। जिस जगह में कुछ है ही नहीं अच्छा, उस जगह में लोग रहते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लम्स एरिया। अगर हम इतने ही डेमोक्रेटिक हैं, हम इतने ही बढ़िया लोग हैं, हम पूरे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में आते हैं और हमारे घर के, हमारे देश के लोगों की ये हालत है, तो क्या हम यूएसए और वगैरह से कम्पीट करने लायक हैं?
जहाँ पे हर एक कामों को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, जहाँ पे ये नहीं कहा जाता है कि ये कारपेंटर है या फिर ये टायर बनाने वाला है, तो दोनों को ही एक बराबर सम्मान दिया जाता है और एक ही नजर से देखा जाता है। इक्वलिटी का हम नाम लेते हैं, लेकिन इक्वलिटी हमारे कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करती है। हर एक व्यक्ति सिर्फ शो ऑफ कर रहा है कि हम इक्वलिटी को मानते हैं, अभी अंदर से मान नहीं रहे। और ये अपने आप में बहुत छोटी बात है, क्योंकि हमारे पूरे देश की पॉपुलेशन में 22.5% पॉपुलेशन सब एरिया में रहती है, यानी कि भगवान है मालिक है नहीं है। इसका सीधा फंडा ये है कि अपने काम से मतलब रखो, अपनी पन्नी को फेंकते रहो और मोदी मोदी जपते रहो। और ऐसी एक और योजना हमारे प्रिय प्रधानमंत्री 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये स्कीम हमारे देश में इतने अच्छे से चल रही है कि आज भी हमारे कंट्री में 5 लाख बच्चियों को पेट में मार दिया जाता है जन्म लेने से पहले, यानी कि माँ का जेंडर चेक किया जाता है और अगर बेटी होती है तो उसको पेट में ही मार दिया जाता है। जबकि जेंडर चेक करके अबॉर्शन को हमारे इंडिया में बैन किया गया है 1994 में। यानी कि नियम कानून कुछ बने हुए हैं, जो बने भी हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं। मुझे मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कानून बने हुए हैं, आपके पास अवेयरनेस है तो आप हमारे पास आइए, 10,000 रुपए जमा करिए पुलिस वाले को, फिर 20 करिए, फिर 30 करिए, फिर 40 करिए और उसके बाद काम रुकेगा नहीं, पैसा जमा करते रहिए, इंसाफ मिल जाएगा। पैसा नहीं होगा तो इंसाफ नहीं मिलेगा, यही सच्चाई है भैया। देखो कुछ भी बोलो आप, जिस देश में बच्चों को ऐसे मार दिया जाता है उसको हम बोले डेवलपिंग कंट्री है। बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी ये कर रही है, क्या कर रही है बीजेपी? कुछ नहीं कर रही है, बैठ के तमाशा देख रही है। आप लोग का ध्यान भटका रही है कि पाकिस्तान में भूख मरी पड़ी हुई है, लेकिन यही हालत हमारी होगी एक दिन, क्योंकि हम अन्य का भी अपमान कर रहे हैं और अपनी बेटियों का भी अपमान कर रहे हैं। ये जो रही बात जन्म लेने से पहले की बात, लेकिन आज भी लड़कियों का जन्म लेने के बाद उनकी जिंदगी इतनी सरल नहीं है जितनी हमको लगती है, क्योंकि आज भी हमारे देश में हर साल करीबन 35,000 लड़कियों का रेप किया जाता है और 30,000 डोमेस्टिक वायलेंस के केस रजिस्टर किए जाते हैं हर साल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। और 2021 की रिपोर्ट देखें तो हर साल 55,000 लेडीज सुसाइड कर लेती हैं और उनमें से करीबन 23,000 लेडीज हाउस वाइफ होती हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है डोमेस्टिक वायलेंस। एक सबसे बड़ा कारण डोगरी भी है। डोगरी यानी कि दहेज प्रथा और दहेज मांगना शादी के बाद, ये भी एक सबसे बड़ा कारण माना गया है। जबकि हमारे इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में लॉज भी लागू किए गए हैं और डोगरी को भी बैन किया गया है, लेकिन फिर भी हमारे देश में जो नियम और एक्ट लागू किए गए हैं, वो जो बनाए गए हैं, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट ही नहीं होते। इम्प्लीमेंट क्यों, कैसे हो? जब हमारी ब्यूरोक्रेसी में करप्शन भरा हुआ है, यहाँ का हर एक व्यक्ति पैसे की भूख से तड़प रहा होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उन्हें पैसे चाहिए, पैसे दोगे इंसाफ मिलेगा, नहीं दोगे नहीं मिलेगा। और इन सब प्रॉब्लम्स के लिए ना ही हमारी बीजेपी गवर्नमेंट और ना ही हमारे मोदी जी ने कोई भी एक्ट और पॉलिसीज को बहुत अच्छे तरीके से बनाया है और ना इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन आपसे ये बोलना चाहूंगा कि आप सच्चाई को कितनी भी दबाने की कोशिश कर लो, लेकिन जो सच होता है ना, वो पानी में तेल जैसा होता है, ना भी पानी ऊपर से डालते जाओ तेल दिखना ही दिखेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो मोदी जी की काउंसिल है उसमें 42% लीडर्स क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व रहे हैं और 90% लोग मेंबर्स रहे हैं। इससे मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्रिमिनल केसेस 42% है, ये पीक है। ऐसे देश में इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी होता है और अगर हमें आगे बढ़ना है तो इम्प्लीमेंटेशन ही सबसे बड़ा सूत्र है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे फैक्चुअल वीडियोस के लिए बने रहिए पांडे जी के साथ। हर हर महादेव।